धर्म के हों प्यार सिखाते हैं। ये पर्व सभी को मेल जोल का पाठ पढ़ाते हैं। गंगा यमुना संस्कृति का कौन है दुश्मन यहाँ, सच्चे दिल से चलो हम हाथ मिलाते हैं। होली हो या दिवाली या हो क्रिसमस या ईद, हम सारे त्योहारों को मिलकर सदा मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ऋषि पांडे और मेरे साथ हैं आसवी वर्मा, वैष्णवी नायक। लेकर आए हैं हम आपके लिए कुछ रोचक जानकारियाँ, किस्से, कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ, मुहावरे और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है बाल कार्यक्रम। दोस्तों, अभिषेक कौशिक की बहुत प्यारी सी कविता मुझे याद आ रही है। पहले मैं आप सबको वो कविता सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये कविता मैंने क्यों सुनाई। मेरी कविता का शीर्षक है भाई दूज का तोहफा। भाई बहन का प्यार अनोखा नोक झोंक दर्शाती है। भाई दूज त्योहार है ऐसा, भाई से प्रेम दिखाती है। ऐसा अद्वितीय प्रेम पर्व में उपहार वचन में देता हूँ। जीवन के अंतिम क्षण अपना तेरी रक्षा में अर्पित करता हूँ। अच्छा दोस्तों, आप सबको समझ में आया ये कविता मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि आज भाई दूज है। अच्छा, तो तुमने अपनी बहन को भाई दूज पे क्या तोहफा दिया? वैसे तो मैं अपनी बहन को एक डॉल देने वाला हूँ क्योंकि उसे डॉल बहुत पसंद है। और आसवी, तुम्हें क्या तोहफा मिला भाई दूज पे? मुझे तो एक चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर मिला था। चलो, मैं भाई दूज से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा करता हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यह हर वर्ष दीपावली के ठीक 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। पता है, भाई दूज के पर्व की पावन कथा सूर्य देव पुत्र यम और यमुना से जुड़ी हुई है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कथा सुनाऊंगा, तो आप सभी सुनने को तैयार हो? हाँ। कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था और उन्हीं से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। वहीं यमुना बार बार अपने भाई से अपने यहाँ आने का निमंत्रण देती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपने भाई से घर पर आने का वचन ले लिया। यमराज जाने में इसलिए संकोच करते थे कि वह तो लोगों के प्राणों को हरने वाले हैं, उनके जाने से विपरीत असर पड़ेगा। किंतु इस बार बहन यमुना की बात को नहीं टाल सके क्योंकि वचन दे चुके थे। इसके बाद जब यमदेव अपनी बहन यमुना के घर पहुँचे तो उन्हें देखकर यमुना खुशी से प्रफुल्लित हो उठी। अपने प्रति बहन का इतना प्रेम देखकर यमराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने यमुना को खूब सारी भेंट दी। साथ ही यमदेव ने वर मांगने को कहा। इस पर यमुना ने कहा, भाई आप हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेरे घर आकर भोजन किया करें। यमराज ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए रत्न, वस्त्र आदि ढेर सारे उपहार भेंट में दिए और तभी से भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। अरे वाह ऋषि, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब तो त्योहार छठ भी आ रहा है ना? हाँ, छठ पूजा भी आने वाली है। तो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी आज बताना चाहती हूँ। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। छठ पूजा कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। इसमें भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान पवित्रता और विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान खूब भक्ति गीत गाए जाते हैं। यह 4 दिन तक चलने वाला त्योहार है। पहले दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाई जाती है। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं। तीसरे दिन शाम के अग्रह के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है। इस दौरान
36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है। अरे वाह, हमारी दोस्त आसवी ने तो हमें बहुत रोचक जानकारी दी। अच्छा दोस्तों, मैंने तो आपको छठ पूजा के बारे में जानकारी तो दे दी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हमारे साथ हमारी और एक साथी प्रेक्षा पांडे हैं और उनके पास एक गीत है हमें सुनाने के लिए। चलो उनका गीत सुना जाए। केलवा के पात पर उगेलन सूरज, मल झाके झूके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज, मल झाके झूके। हे करेलू छठ बरतिया बिझा के झूके। हे करेलू छठ बरतिया बिझा के झूके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा गीत था। बहुत मजा आया इसे सुनकर। दोस्तों, सारे त्योहार हम इतने धूमधाम से इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा देश आजाद है, और जब आजादी की बात चल ही रही है तो हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूल सकते हैं। उन्हीं में से एक थे देश बंधु चित्तरंजन दास जी, जिनका जन्म 5 नवंबर को हुआ था। पता है दोस्तों, चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु या सिया दास के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। वह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता भी थे। अरे वाह ऋषि, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी जानकारी थी। अच्छा वैष्णवी, आप कोई कविता लाई है हम सबको सुनाने के लिए? मेरे पास राष्ट्रीय एकता पे एक काफी सुंदर कविता है, मैं सुनाऊं? हाँ, देर किस बात की है, सुनाइए। मिट्टी की खुशबू, हवा की मिठास, हम सबका है एक ही सांस। भाषा भले हो और अलग, हम सबके दिल में है एक ही आस। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर दिशा में गूंजे प्रेम का राग। भिन्नता में ही एकता का रंग, हम सब मिलकर हैं भारत के संग। धर्म जाति भाषा का भेद भूल, चले एक होकर मंजिल की धुन। हाथों में हाथ लिए बढ़ते जाएं, सबको साथ लेकर सपने सजाएं। एकता हमारी ताकत है, हमारे हौसले की हिम्मत है। एक होकर हर कठिनाई को हराएंगे, भारत को दुनिया में ऊंचा उठाएंगे। वाह वैष्णवी, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। दोस्तों, साइबर बुलिंग एक क्राइम है और हम बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम बच्चों को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में बता रही हैं कर्णिका दीदी और मधुलिका दीदी। बच्चों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइबर बुलिंग की। और साइबर बुलिंग का शिकार न सिर्फ वो बच्चे हैं, बल्कि आज हम देखते हैं कि चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे युवा हों और चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, वो सभी लोग साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं, और बच्चे तो खास तौर से। आज हमारे साथ हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट डॉक्टर कर्णिका सेठ, और एक नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे जो आपके चुलबुल, वो है ऋषि कुमार पांडे। और आज जो कर्णिका दीदी है ना, वो बताएंगे कि किस तरीके से साइबर बुलिंग से हम कैसे बच सकते हैं, यानी बच्चे कैसे बच सकते हैं। तो कर्णिका जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए सबसे पहला प्रश्न यही है मेरे लिए कि साइबर बुलिंग क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं? नमस्कार, आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है। इस समय जब हम डिजिटल टाइम्स में रहते हैं तो बच्चे इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कई बच्चे जैसे जब यूज़ करना शुरू करते हैं उस टाइम उनको नहीं पता होता कि इंटरनेट का प्रयोग कैसे करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। साइबर बुलिंग एक ऐसा क्राइम है जो कि कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा हमेशा शिकार रहा होगा। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, आप देखें तो वो इंटरनेट पे जब जाते हैं बच्चों को वो स्टॉक करते हैं। वो उनको देखते हैं कि कहाँ कहाँ उनके सोशल मीडिया अकाउंट खुले हैं और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है, और वो इस मकसद से होता है कि हम उनका कोई निजी डेटा चुरा लें। उनको बाद में
थ्रेटन करें, उनको उनके अंदर एक डर पैदा करें और उनसे जो भी हो सके, कभी कभी तो फाइनेंशियल क्राइम भी माना जाता है क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन तक चुरा लेते हैं। वो फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं उनका सोशल मीडिया पे अपना खुद का, और फिर उनको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलने के बाद वो जब बच्चे की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज ट्रैक करने के बाद वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उनसे उनकी सेल्फीज भी मांगते हैं, और जब उनके दोस्त बन जाते हैं, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, तब उनकी निजी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं और बाद में ब्लैकमेल करते हैं। कभी कभी पिक्चर्स जो आ गई होती हैं उनके पास, उनको मॉर्फ करके भी, उनको गलत अश्लील तरीके से भी कोई पिक्चर्स बना करके उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। और आजकल के टाइम में तो साइबर बुलिंग डिजिटल अरेस्ट के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट इतना ज्यादा साइबर क्राइम बन चुका है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को डराने के लिए। अच्छा दीदी, आज तक मैंने स्कूल में सुना था कि बुलिंग यानी बच्चे एक दूसरे को परेशान करते हैं, पर आजकल जैसे आपने बात की फ्रेंड रिक्वेस्ट की, तो बच्चे भी तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो हम उससे एक तरह से कैसे बच सकते हैं? आई थिंक जैसे आप कभी इंटरनेट पे जाते हैं, अपने अकाउंट्स अगर आपके पास सोशल मीडिया पे आपने खोले हुए हैं और आपके पास कोई ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए किसी से जिसको आप जानते ना हो या कोई आपका कॉमन फ्रेंड ना हो, आप ऐसे किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करिए। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी निजी हो वो पोस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप ये लिख देते हैं कि आज आप घर पे नहीं हैं या आज आप घर पे अकेले हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन चेक इन चेकआउट करके भी लोग, बच्चे और सभी, आजकल की एक फैशन बन गया है, क्रेज बन गया है, बट ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए जो भी अपनी निजी जानकारी हो ना उसे डालें और ना शेयर करें किसी अननोन पर्सन के साथ, और ना ही अपना प्रोफाइल जो है उस पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनी एक्सेप्ट करें। कभी एक चीज और भी हम लोग देखते हैं कि आजकल एक चलन बहुत है कि स्टेटस अपडेट करने का, तो ये जो अगले को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप अब घर पे नहीं है, या बच्चों की कोई भी चीज होती है जो आपने बहुत जल्दी सार्वजनिक कर रहे होते हैं कि आज उसका बर्थडे है, आज उसके क्लास में ये हुआ, तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर बहुत ज्यादा अपनी सारी सूचनाएं सोशल मीडिया पर, छोटी छोटी चीजें कि आज बच्चा यहाँ गया, आज बच्चे की क्लास इतने बजे हुई, तो ये अगर छोटी इन्फॉर्मेशन लोग शेयर ना करें तो हम लोग शायद अपने बच्चों को इस साइबर बुलिंग से रोक सकते हैं। बिल्कुल, जो डेटा है अपना पर्सनल डेटा जो होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। अब आप मान के चलिए कहाँ आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर बात लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बच्चे की हर तस्वीर डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहती हूँ कि जैसे आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड दे देते हैं या कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए अनुमति देते हैं, तो उस ऐप के भी टर्म्स एंड कंडीशंस एक पेरेंट को, एक गार्डियन को ये जिम्मेवारी है बनती कि वो उसको पढ़े, कितना डेटा वो चाइल्ड का दे रहा है। आजकल हमारे बच्चों के बेडरूम्स में उनके सिस्टम्स हैं, उनके मोबाइल फोन है, तो कितनी प्राइवेसी रह गई। अगर आप उनका स्पीकर, उनका जो माइक्रोफोन है हमेशा ऑन रहने का एक्सेस दे रहे हैं किसी ऐप को, जिस ऐप को आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, तो मतलब आपने अपने बच्चे की एक्सेस पूरी टाइम दे दी किसी को। जी। तो ये कि कौन सी ऐप डाउनलोड हो रही है, क्या आप अलाउ कर रहे हैं, कैमरा एक्सेस सारा टाइम है नहीं है। आजकल तो हार्डवेयर डिवाइसेस भी आ गए हैं, उनमें स्पेशली लैपटॉप्स में कैमरा बंद करने का एक स्क्रीन भी है। इस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं आ गए हैं। बट अगर नहीं भी हो आपके पास इस तरह का सिस्टम, तो आप चूज कर सकते हैं कितना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं। और कई ऐप्स आपसे, जैसे फूड डिलीवरी ऐप है, आपसे वो भी मांग लेंगे कि भाई बच्चे की फोटो गैलरी दे दीजिए, एक्सेस टू ऑडियो गैलरी दे दीजिए या वीडियो गैलरी दे दीजिए। उसको देने का कोई मतलब नहीं, ना ऐप्स को कलेक्ट करने का लीगली कोई राइट बनता है। अब जो कानून आ गया है भारत देश में, जो है DPDP एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसके चलते तो उनको 200-250 करोड़ तक का फाइन और पेनल्टीज हैं अगर वो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन बच्चों से ले रहे हैं जिसको उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो इलीगल है। और बच्चों के लिए जो भी कोई उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, उनके बिहेवियरल पैटर्न को, उनकी एडवर्टाइजिंग अपनी बढ़ाने के लिए या बच्चों को खतरे में डालने के लिए, बिल्कुल इलीगल होगा। तो ये एक अच्छे कुछ नए कानून बनाए गए हैं और ये अभी आने वाले हैं किसी भी टाइम फोर्स में इंडिया में। अच्छा दीदी, तो जैसा कि आपने बताया कि साइबर बुलिंग एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या इसके लिए कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो हमें इससे बचाएं? बिल्कुल ऐसा है। और अब जो कानून है हमारे देश में, IT एक्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है,
और ये हैकिंग से लेकर के कोई चीटिंग बाय पर्सनेशन कर रहा हो, या कोई एक बनता है ना कि आइडेंटिटी थेफ्ट, इम्पोस्टर बन जाना, कोई गलत आइडेंटिटी दिखा करके अपने आप को, मतलब ऐसे आपको कोई रिक्वेस्ट भेजता है या कोई आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है, तो वो सब जो है कानून के हिसाब से इलीगल एक्टिविटी माने जाते हैं। 3 साल तक की सजा और फाइन भी है उसमें। तो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली जो अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी ले लीजिए, अगर बुलिंग में ऐसा होता है तो फिर वो धमकाने की कोशिश करते हैं, एक्सटॉर्शन कि भाई पैसे दीजिए या ब्लैकमेल कर देंगे, और उसके बाद में जब वो थ्रेटन कर देंगे, बच्चों को डरा धमका देंगे, तो बच्चा भी दबाव में आ जाते हैं। कई बहुत सीरियस स्टेप अपना लेते हैं। इस ऐसे सिचुएशंस में अपने पेरेंट्स से बात करना, ट्रस्टेड टीचर या गार्डियन, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे देश में कानून है तो अथॉरिटीज़ भी हैं। जो पुलिस है आप उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हैं, और 1930 उस पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। cybercrime.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है ये अथॉरिटी। उनको भी आप इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए डीपीडीपी एक्ट भी आ गया है, तो बहुत इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। और ये पेरेंट्स को और सभी टीचर्स को स्कूल्स में अवेयरनेस फैलाई जा रही है करने का। जी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज पर ध्यान दिलाया है सब लोगों का। बिल्कुल, मन की बात कार्यक्रम में जी। तो हम लोगों का या पेरेंट्स का या टीचर्स का भी ध्यान रखने की चीज है। और ये अवेयरनेस होने से आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। अपनी प्राइवेसी आपके हाथ में है। अपने बच्चों को भी शिक्षा देना जरूरी है, और टीचर्स को भी जानकारी होना जरूरी है, तभी वो गाइड कर पाएंगे बच्चों को, और पेरेंट्स को भी। तो ये जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम साइबर जागरूकता दिवस को भी सपोर्ट करते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही जरूरी है, मुझे लगता है कि हम लॉ एनफोर्समेंट को ट्रेनिंग जरूर देते हैं, बट जितना उनको देना जरूरी है उतना ही सोसाइटी का बहुत बड़ा उनको एम्पावर करना बहुत जरूरी है। तो हमें साइबर कमांडोज को भी ट्रेन करना है, और हमारे जो हर घर में बच्चे हैं उनको भी ट्रेन करना है। बिल्कुल सही बात कही। और इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम से हम लेते हैं विदा। नमस्कार। अरे वाह, कर्णिका दीदी और मधुलिका दीदी ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं भी कुछ बताऊं? हाँ बिल्कुल। साइबर बुलिंग में किसी के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना और उसे यूज करके बच्चे को डराना, धमकाना और धमकी देना भी शामिल है। इसमें सोशल मीडिया को हैक करना भी शामिल है। साइबर बुलिंग का सबसे ज्यादा गलत असर तो मेंटल हेल्थ पर जाता है। भारत में बच्चे दुनिया भर में सबसे कम उम्र के भी साइबर बुलिंग के शिकार बनते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इतनी कम एज में फोन ना दे, और अगर दे तो उस फोन को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ध्यान रखे और उन्हें अपने सामने यूज करने दें। चाइल्ड लॉक का यूज करें। और जो बच्चे साइबर बुलिंग से पीड़ित है वो प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करें और उनकी हेल्प ले। उन बुली अकाउंट्स को ब्लॉक करो और उनको रिप्लाई मत दो। अरे वाह आसवी, तुमने तो कितनी अच्छी जानकारी शेयर की। ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ हंसी मजाक हो जाए। मेरे पास कुछ जोक्स है, चलो आप सबको हंसाता हूँ। पप्पू साइकिल से जा रहा था, अचानक एक लड़के से भिड़ गया। लड़का, घंटी नहीं मार सकते थे? पप्पू, मैंने पूरी साइकिल मार दी, अब क्या घंटी अलग से मारूं? अच्छा, मेरा अगला जोक। पप्पू डॉक्टर से, जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ये गोली रात को सोने से पहले खा लेना। पप्पू, कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल मैच है। अच्छा दोस्तों, मैं भी एक जोक सुनाऊं? हाँ सुनाओ। टीचर ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, पर ये तो बर्ड्स को होता है ना? चिंटू, हाँ, पर आपने कौन सा मुझे इंसान समझ रखा है मैम, हर रोज तो मुर्गा बना देते हो। अरे आज हमारे साथ हमारी और एक साथी आरवी है, चलो उनसे उनके कुछ जोक सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी हूँ। मैं आप सबके लिए थोड़े जोक्स लाई हूँ। मेरा पहला वाला जोक है, चिंटू, मेरे कान का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने नया कान लगा दिया।
पिंटू, अरे वाह भाई, हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेज, व्हाट इज दिस? हलवाई, दिस इज दही। अंग्रेज, व्हाट इज दही? हलवाई, मिल्क स्लीप एट नाइट एंड मॉर्निंग बिकम टाइट। चलो देखते हैं तुम कितना दिमाग दौड़ा सकते हो अपना। मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ पहेलियां हैं, बताओ? हाँ हाँ जरूर। 7 सुरों का साथ है पर स्वर इसका नहीं, खुद कोई गीत न गाए संग सबका ये बहे। सरगम? ना ना, तार, नहीं। बांसुरी। बिल्कुल सही। मेरे पास भी पहेली है, चलो आप सभी से पूछता हूँ। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती है, बताओ क्या है? नहीं पता। गुफा बोला है तो शेर होगा। छिपकली? नहीं नहीं, इसका सही जवाब जीभ है। अच्छा दोस्तों, मैं कुछ पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है? बर्फ? नहीं। बर्फ का गोला। नहीं, वो तो बर्फ ही हो गया ना। कपूर? नहीं। मोमबत्ती? हाँ सही कहा। अच्छा मेरे पास एक और है। अरे अरे, मैं भी पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपको पता है हमारी आंख का भी एक भाई होता है। आईब्रो? हाँ। चलो चलो, मैं एक पहेली पूछती हूँ। ऊपर फेंको नीचे आए, जितना काटो उतना बढ़ जाए। भुट्टा? नहीं। स्ट्रॉबेरी? नहीं। मूली? बिल्कुल गलत। मुझे लगता है इसका जवाब किसी को नहीं आता, हार मानते हो? हाँ हाँ। इसका जवाब है बाल। अच्छा दोस्तों, तुम लोग सीवी रमन को जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। चलो बताओ वो कौन थे? सीवी रमन एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और उसी के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ बिल्कुल सही। और पता है साल 1957 में उन्होंने लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाया था। हाँ बिल्कुल सही। सीवी रमन के जीवन से मेरे पास एक प्रेरक प्रसंग है, क्या वो तुम सबको सुनाओ? हाँ हाँ हाँ, जरूर। सुनाओ। हम सभी सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जानते हैं, पर एक समय ऐसा भी आया था जब वो साइंस की पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और बाकियों से आगे। सिर्फ 13 साल की उम्र में 12th पास कर ली थी और बैचलर्स डिग्री महज 16 साल की उम्र में। उनका पहला रिसर्च पेपर इसी समय द फिलोसॉफिकल एंड साइंस जर्नल नामक एक ब्रिटिश प्रकाशक द्वारा छापा गया था। सीवी रमन के प्रोफेसर ने उन्हें इंग्लैंड जाकर आगे की पढ़ाई करने को कहा, लेकिन वो इंग्लैंड जाने से पहले जो मेडिकल चेकअप होता है उसमें पास नहीं हो पाए। डॉक्टर्स का कहना था कि वो इंग्लैंड की कड़ाके की सर्दी को नहीं झेल पाते और उनको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस थे। उस समय इंडिया में भी हायर एजुकेशन के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, जिसके चलते उन्हें IFS यानी कि इंडियन फाइनेंस सर्विसेज में काम करना पड़ा। लेकिन निराशा झेलने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को जाने नहीं दिया। वो सुबह IFS के लिए काम करते और रात को इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी कि IACS के लिए रिसर्च किया करते। वो पहले इंसान थे जिन्होंने IAS के थ्रू अपना साइंटिफिक पेपर नेचर मैगजीन में पब्लिश करवाया था। सीवी रमन का साइंस के प्रति योगदान देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में उन्हें फिजिक्स प्रोफेसर का पद दिया गया, लेकिन उनके पास PhD नहीं थी, तो उनके अपॉइंटमेंट पर कई सवाल उठे। लेकिन आशुतोष मुखर्जी, जो उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के वाइस चांसलर थे, उन्होंने रमन के टैलेंट को पहचाना और उन्हें खूब सपोर्ट किया और 1921 में मुखर्जी ने सीवी रमन को ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस से पुरस्कारित किया, जिन्होंने सभी सवालों को दबा दिया। उसी साल वह इंग्लैंड गए और उन्होंने अपना बहुत फेमस स्पीच ऑक्सफोर्ड में दिया। इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने इंडिया जर्नल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत की, जिसमें उनका फेमस आर्टिकल अ न्यू रेडिएशन छपा था और इसी आर्टिकल में रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के बारे में लिखा गया था, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स की फील्ड में। वो एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। अरे वाह वैष्णवी, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ हाँ, आपकी जानकारी सुनकर तो मजा ही आ गया। चलो मुझे ये बताओ, हमें सीवी रमन की कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें सीवी रमन की कहानी से ये सीख मिलती है कि कितनी भी मुश्किलें हमारी लाइफ में आ जाए,
पर कभी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल सही। और चाहे हमें कितनी निराशा क्यों ना झेलनी पड़े, कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सीवी रामन ने ही पहली बार बताया था कि आसमान और पानी का रंग नीला क्यों होता है। चांद पर पानी का पता लगाने में भी उनकी खोज का योगदान बनाया जाता है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि सीवी रमन जी विज्ञान से जुड़े ही थे, और पता है दोस्तों, अभी अभी 10 नवंबर को विज्ञान दिवस भी आने वाला है। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। पता है, इसी विज्ञान दिवस पर मेरा एक साइंस क्विज भी है। अरे वाह! मैं विज्ञान दिवस से जुड़ी कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताओ। पता है दोस्तों, हम विज्ञान और तकनीकी के समय में रह रहे हैं। इसने जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। नवीन आविष्कारों ने हमें बहुत लाभ पहुँचाया है। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, जहाज इत्यादि सभी कुछ आधुनिक तकनीकी की सहायता से संभव हो सका है। नई तरह की दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरणों की सहायता से अब जटिल रोगों का इलाज भी संभव हो गया है। भारत के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में तकनीकी उन्नति को संभव बना दिया है, उनमें से कुछ सर जेसी बोस, SAN बोस, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई आदि। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध, विचारों और तकनीकों का परिचय नई पीढ़ी में बड़े स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अरे वाह ऋषि, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। चलो मैं तुम सबको बताती हूँ कि शांति और अमन बनाए रखने में विज्ञान की क्या भूमिका रही है। हमारे ग्रह को समझना। विज्ञान हमें ग्रह की नाजुकता और इसकी देखभाल की आवश्यकता को समझने में मदद करता है। समाज को अधिक टिकाऊ बनाना। विज्ञान हमें समाज को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से विज्ञान के बारे में भी वार्तालाप कर रहे हैं। इससे हम लोगों के आपसी संबंध भी बढ़ रहे हैं और हम एक दूसरे की जानकारी को भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। शांति का निर्माण। विज्ञान हमें अपनी शक्ति की सीमाओं को समझने और शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। सहयोग बढ़ाना। विज्ञान संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जनता की समझ बढ़ाना। विज्ञान वैज्ञानिकों नवाचारों के बारे में जानता है और समझने की बेहतर कोशिश करता है, जिससे अधिक सहयोग हो सकता है। चलो दोस्तों, अब मैं आप सबका दिमाग घुमा देती हूँ। कैसे? अच्छा, इसका मतलब बताओ। दूध का दूध, पानी का पानी। पूरी पोल खुल जाना। नहीं। सच सामने आ जाना। नहीं। उचित निर्णय लेना। हाँ, सही कहा। चलो मैं पूछती हूँ। अधजल गगरी छलकत जाए। वैष्णवी, हमें तो नहीं पता, आप ही बता दो। जो व्यक्ति कम जानकार होता है वह अक्सर अधिक दिखावा करता है। मैं भी पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला इंसान कोई काम नहीं कर सकता। नहीं। एकता में ही बल है। नहीं। ऐसा करो, आप ही बता दो। अकेला आदमी लाचार होता है। अच्छा, मेरे पास भी 2 मुहावरे हैं। हाँ हाँ, सुनाओ। आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। कुछ समझ न आना। काला चश्मा पहन लेना। आसफी, आपने ठीक कहा। कुछ समझ न आना। मेरे पास भी एक मुहावरा है, सुनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अक्ल का चरने जाना। ऋषि, अक्ल भी क्या चढ़ने जाती है? अरे नहीं, ये तो एक मुहावरा है। अच्छा, तो फिर मैं सोच के बताती हूँ। कुछ समझ न आना। भारत की धरती पर विज्ञान ने ली नई उड़ान। रामानुजन के सूत्र और सीवी रमन की चमक है खास। हमारे वैज्ञानिकों की ज्ञान है सच में बहुत पास। तो यूं ही साथ रहिए और विज्ञान का जश्न मनाइए। अगली बार फिर मिलेंगे, कुछ नए फॉर्मूला आजमाइए। तो इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा बाल कार्यक्रम समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय, इसी फ्रीक्वेंसी पे। जय हिंद।